नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल YD क्लासेस पर। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हम चैप्टर 5 को कर चुके थे, उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आंसर भी कर चुके थे। किस प्रकार का लेसन जो है, कैसे पेपर में कितने मार्क्स का आएगा, उन सब पे हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का फाइनल लेसन, यानी 2 ही लेसन है इस बार के सिलेबस में। एक तो चैप्टर 5 जो है दैनिक जीवन में रसायन, और एक ये चैप्टर 6 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। तो अगर इसकी मैं बात करूं कि इसके कितने मार्क्स है, कितने नंबर का आएगा, तो ये जो चैप्टर है वो टोटल 7 मार्क्स का आएगा, यानी 7 नंबर का आएगा आपका। 1 नंबर का एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और 6 नंबर का जो है वो आप मान सकते हो कि बड़ा क्वेश्चन, जिसे हम बोलते हैं ना निबंधात्मक प्रश्न। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक तो आएगा, और एक आएगा निबंधात्मक क्वेश्चन, निबंधात्मक ऐसे टाइप क्वेश्चन। तो ये इस विकल्प वाला एक तो आएगा विकल्प, एक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा इसमें, और एक आएगा 6 नंबर का निबंधात्मक प्रश्न। तो 7 नंबर काफी ज्यादा वेटेज है इस लेसन का भी। और इससे पहले वाला लेसन वो तो सबसे ज्यादा नंबर का था इस बार के बोर्ड पे मॉडल पेपर जो उन्होंने दिया है उस हिसाब से। तो ये लेसन भी काफी ज्यादा अहमियत रखता है अपना पेपर में। चलिए शुरू करते हैं इस लेसन को हम। अब लेसन में हमें पढ़ना क्या है, हमें रासायनिक अभिक्रियाओं और उत्प्रेरक के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है, कैसे हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ने से पहले आपको जानना जरूरी है कि रासायनिक अभिक्रिया वास्तव में होती क्या है। हमारे दैनिक जीवन में पदार्थ जो है, जब उनमें रासायनिक अभिक्रिया होती है तो पदार्थ में परिवर्तन आ जाता है, पदार्थ में कुछ बदलाव आ जाता है, पदार्थ के गुण जो है वो बदल जाते हैं। पदार्थ के गुण क्या होते हैं, बदल जाते हैं। इसी को हम कहते हैं कि उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है, और इसी को हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया सारे के सारे जो परिवर्तन है वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं होते हैं। तो पहले हमें जानना जरूरी है कि परिवर्तन क्या होता है, और परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। तो चलिए थोड़ी सी चर्चा करते हैं परिवर्तन पे, कि परिवर्तन या चेंज क्या है। परिवर्तन या चेंज इन्हें हम कहते हैं चेंजेस, चेंजेस कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं। परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव, यानी किसी भी पदार्थ में बदलाव आना। अब बदलाव 2 तरीके से आ सकते हैं। एक तो होता है फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, परिवर्तन 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है भौतिक परिवर्तन, और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, इसे आप बोल सकते हो फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, और ये हो जाएगा केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, चेंज के कितने टाइप हो गए, 2 टाइप, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। क्या डिफरेंस होता है फिजिकल चेंज में और केमिकल चेंज में, चलिए बात करते हैं। फिजिकल चेंज क्या होता है कि अगर किसी भी मैटर में कोई भी पदार्थ है उसमें चेंज आता है, लेकिन सिर्फ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी केवल उसके भौतिक गुण है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण, उन्हीं में बदलाव आता है। रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। रासायनिक गुण या उसकी आंतरिक संरचना में, उसके परमाणुओं में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तब हम कहते हैं कि वहां कैसा परिवर्तन हुआ है, भौतिक परिवर्तन। तो आप कह सकते हो कि भौतिक परिवर्तन क्या है, यदि किसी पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन हो, कि अगर किसी पदार्थ के केवल भौतिक गुण परिवर्तन हो तब हम कहेंगे कि वहां क्या हुआ है, फिजिकल चेंज हुआ है। यानी ओनली फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है केवल उनमें चेंज आना चाहिए। तो अब यार सवाल उठता है कि सर फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक है, भौतिक गुण जो है वो क्या होती है, फिजिकल क्वालिटीज क्या होती है। तो अगर हम फिजिकल क्वालिटीज की बात करें, भौतिक गुणों की बात करें, उसमें साइज आता है। साइज मतलब आकार, साइज आकार, शेप आकृति, समटाइम्स कलर रंग,
स्टेट अवस्था, स्टेट मीन्स अवस्था, यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये स्टेट चेंज होता है। अगर किसी मटेरियल के साइज में, शेप में, कलर में या स्टेट में, यानी आकार, आकृति, रंग या अवस्था में परिवर्तन आता है, तब हम कहते हैं कि उसमें भौतिक परिवर्तन हुआ है। अब देखिए, ये परिवर्तन भी भौतिक परिवर्तन कब कहलाएगा? कोई परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कब कहलाएगा? जब वो क्या हो, अगर आप परिवर्तन का कारण हटा लेते हो, ठीक है, व्हाट इज द रीजन ऑफ चेंज, ठीक है, जो चेंज होने का रीजन है, अगर आप वो रिमूव कर देते हो, यानी परिवर्तन का कारण आप अगर हटा देते हो, तो वापस जो पदार्थ है वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में, यानी इनिशियल स्टेज में वापस आ जाता है। तो जो मैटर है वो अपनी इनिशियल स्टेज में या इनिशियल जो उसकी स्टेट थी उसमें वापस आ जाता है, वही फिजिकल चेंज होगा। इसका मतलब इसमें आप लिख सकते हो कि पदार्थ में परिवर्तन का कारण हटा लेने पर, परिवर्तन का कारण हटा लेने पर पदार्थ पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। कि पदार्थ में जो परिवर्तन का कारण है, आप अगर उसको हटा लेते हो, जो चेंज का कॉज है उसको रिमूव करने के बाद, ठीक है, कॉज ऑफ चेंज है उसको रिमूव करने के बाद अगर मैटर अपनी इनिशियल स्टेज को वापस गेन कर लेता है, तब हम कहते हैं कि उसमें कोई जो चेंज हुआ है वो फिजिकल चेंज हुआ है। ठीक है, इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टीज है फिजिकल चेंज की? फिजिकल चेंज जो है इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, नया पदार्थ नहीं बनता है, नहीं बनता है, मीन्स नो न्यू मैटर फॉर्म, कुछ भी नया पदार्थ नहीं बनेगा। पदार्थ में परिवर्तन आएगा लेकिन कुछ भी नया पदार्थ नहीं बनेगा। क्या नहीं होगा? कुछ भी नया पदार्थ नहीं बनेगा। फिर बात करते हैं और क्या इसकी पहचान है। कुछ भी नया पदार्थ नहीं बनता है, और क्या है इसी में बात करते हैं। ये जो परिवर्तन होता है यानी भौतिक परिवर्तन जो होता है, ये परिवर्तन अस्थायी होता है, अस्थायी, अस्थायी होता है। इसका मतलब परमानेंट नहीं है। ये चेंज जो होते हैं वो परमानेंट नहीं होते। ठीक है, ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं, परमानेंट नहीं होते। इसका मतलब एक बार आपने कॉज को रिमूव कर दिया, जो चेंज का कॉज है, तो वापस जो है इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। यही बात रिपीट हुई है यहाँ, परिवर्तन अस्थायी होते हैं। फिर बात करते हैं कि हमने इसकी बात कर ली कि फिजिकल चेंज, फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होगी। अब इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं कि आपको एग्जांपल से और ज्यादा समझ आ जाए कि भौतिक परिवर्तन आखिर होता क्या है, कि फिजिकल चेंज है वो होता क्या है। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, फिजिकल चेंज का मीनिंग क्या है कि कोई भी मैटर है, केवल उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर चेंज हो तो हम उसे कहेंगे उसमें फिजिकल चेंज हुआ है। व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज? की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? भौतिक गुण क्या होते हैं सर? भौतिक गुण होते हैं साइज यानी आकार, शेप, आकृति, कलर, रंग, से स्टेट, अवस्था। अगर इनमें कोई चेंज आता है तो वो फिजिकल चेंज है। अब फिजिकल चेंज की और क्या पहचान है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो फिजिकल चेंज में क्या होता है कि आप जो चेंज का रीजन है, चेंज का रीजन भले ही वो हीट हो, भले ही वो आप उसमें कुछ आपने चेंज किया हो, आपने उसमें कोई फोर्स अप्लाई किया हो, कुछ भी रीजन हो, उसको रिमूव कर लीजिए। जैसे ही आप चेंज का रीजन रिमूव करोगे, यानी परिवर्तन का कारण, जो परिवर्तन का कारण है उसको हटा लीजिए। ठीक है, तो वापस जो पदार्थ है, जो मैटर है, वो अपनी इनिशियल स्टेज में यानी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है। तब हम कहते हैं कि वहां कैसा परिवर्तन हुआ है? वहां भौतिक परिवर्तन हुआ है। फिर बात करते हैं, नया पदार्थ नहीं बनता है। इसमें कुछ भी न्यू मैटर जो है यानी नया पदार्थ नहीं बनता है, यानी पदार्थ जो है जो पहले था वही रहता है, उसमें कुछ भी नया यानी उसके रासायनिक संगठन में कुछ बदलाव या ऐसा कुछ परमाणुओं में कुछ बदलाव, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर परिवर्तन अस्थायी होते हैं, परमानेंट नहीं होते। ये परिवर्तन जो अस्थायी होते हैं। तो ये बात होगी भौतिक परिवर्तन के बारे में। अब कुछ भौतिक परिवर्तन के उदाहरण देखते हैं। जैसे कि उदाहरण में अगर हम बात करें भौतिक परिवर्तन के क्या उदाहरण हो सकते हैं, देखिए जैसे कागज से
विभिन्न आकृतियां व डिजाइन बनाना। अब यहां कुछ बच्चे लॉजिक देंगे कि सर एक बार कागज फट गया तो वापस थोड़ी जुड़ेगा। अरे जुड़ेगा नहीं, लेकिन क्या कागज में कुछ भी नया बना? कागज तो कागज ही है, फाड़ने के बाद उसके टुकड़े हो गए। बाकी आप कैसे कह सकते हो कि नया नहीं बना सकते? लुगदी से जो रिसाइकलिंग होती है पेपर की, उसमें उसको नया ही तो बनाते हैं। तो कागज से विभिन्न आकृतियां डिजाइन बनाना एक प्रकार का फिजिकल चेंज है। ये क्या है? एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। फिर बात करते हैं मोम का पिघलना। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ एक्स। मोम जो है पिघलता है, तो पिघलता है तो क्या होता है? आपने उसको गर्मी दी, यानी आपने उसको गर्म किया। ठीक है, गर्म करने पे वो क्या हुआ? मेल्ट हो गया। मेल्ट होने से वो द्रव अवस्था में आ गया। आप क्या करो? गर्मी देना या उसको जो हीट देना बंद कर दो, उष्मा देना बंद कर दो। जैसे ही आपने उष्मा देना बंद किया, उसके तापमान में क्या आएगी? कमी आएगी। कमी आएगी तो वापस वो ठोस बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? यानी मोम का पिघलना एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। फिर बात करते हैं जल का बर्फ तथा जल वाष्प में बदलना। जल वाष्प में बदलना, भली बात जानते हो आप इस चीज को कि जो जल है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है सामान्य रूप से, लेकिन अगर आप इसको फ्रीज में छोड़ देते हो तो ये ठोस अवस्था में चल जाता है, बर्फ बन जाता है, आइस। ठीक है, फिर इसी को आप गर्म कीजिए, गर्म करने पर, ठीक है, और इसको फ्रीज करने पर, इसको गर्म जल को फ्रीज कीजिए, वो बर्फ में बदल जाएगा। वापस बाहर निकाल दीजिए, वापस जल में बदल जाएगा। जल को गर्म कीजिए, वो किस में बदल जाएगा? जलवाष्प में, वाटर वेपर में। वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा। आप वापस क्या कीजिए? गर्म करना बंद कर दीजिए, जलवाष्प पुनः किस में बदल जाएगी? जल में बदल जाएगी। नहीं, वाटर वेपर वापस किस में? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो चेंज है, ये कैसे चेंज है? फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज। अब बात करते हैं केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज से ही हम केमिकल रिएक्शन पे पहुंच पाएंगे। केमिकल चेंज क्या होते हैं? चलिए बात करते हैं केमिकल चेंज के बारे में। चलिए बात करते हैं केमिकल चेंज की, कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो देखिए, अगर किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों यथा संगठन में परिवर्तन होता है, संगठन में परिवर्तन होता है एवं होता है एवं नया पदार्थ बनता है। और क्या बनता है? नया पदार्थ बनता है। ऐसे परिवर्तन क्या कहलाएंगे? रासायनिक परिवर्तन कहलाएंगे। देखिए, रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा? पदार्थ के संगठन में परिवर्तन होगा और कुछ नया पदार्थ बनेगा। संगठन एक नया वर्ड है, कॉम्पोजिशन जिसे हम कहते हैं ना, कॉम्पोजिशन में चेंज होगा। अब ये कॉम्पोजिशन क्या होता है? मान लीजिए आप जल लेते हो और किसी रासायनिक अभिक्रिया में जल जो है, जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, और किसी भी प्रकार से ये जो बीच के बॉन्ड है वो टूट गए और हाइड्रोजन जो है और ऑक्सीजन वो अलग अलग हो गए और कुछ नया बना रहे हैं। ये अलग अलग हो गए, कुछ नया बना रहे हैं किसी प्रकार से अभिक्रिया करके। अब यहाँ जल जल नहीं रहा, यहाँ इसके संगठन में बदलाव हुआ है और परमाणु टूट के कुछ नए बंध बनाएंगे और नए उत्पाद बनाएंगे, यानी कुछ नए पदार्थ बनेगा। तो यहां संगठन में परिवर्तन हो गया कि जो वास्तविक पदार्थ था उसके परमाणुओं ने टूटे, उन परमाणु अब नए बंध बनाएंगे, नए बंध बनाएंगे तो नए पदार्थ बनेंगे, और नए पदार्थ बनेंगे तो इसका मतलब ये जो परिवर्तन होगा वो रासायनिक परिवर्तन होगा। कैसा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। अब और रासायनिक परिवर्तन के बारे में बात करें तो देखिए क्या हो रहा है कि अगर किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों यथा संगठन में परिवर्तन एवं नया पदार्थ बनता है। अब याद रखिए, ये नया पदार्थ प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतया भिन्न होता है तथा इसके गुण
बदल जाते हैं, इसके गुण क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। देखिए रासायनिक परिवर्तन होगा ना तो नया पदार्थ बनेगा। अब ये जो नया पदार्थ है, ये जो प्रारंभिक पदार्थ है, यानी जो पदार्थ आपने इनिशियल स्टेज में लिए थे, अभिकारक में जो आपने लिए थे, यानी शुरुआत में जो लिए थे, जिनमें परिवर्तन हुआ था, जिन पदार्थों में परिवर्तन हुआ था या जो पदार्थ आपने शुरुआत में लिए थे, उन पदार्थों के अंदर पूरी तरह से बदलाव हो जाता है। जो नए पदार्थ बनते हैं उनमें, यानी वो पदार्थ जो नया बना है और वो जो पहले पदार्थ जिससे बना है वो, उनमें बिल्कुल चेंज आ जाएगा। उनके जो गुण है वो बिल्कुल बदल जाएंगे, यानी पूरी तरह से नए पदार्थ का निर्माण होता है। फिर बात करते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है। ठीक है, सामान्य तौर पर ये पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं आते हैं। सामान्य तौर पर मतलब कि एक बार पदार्थ से कुछ जो हमारा पदार्थ था उसमें परिवर्तन हुआ और नया पदार्थ बन गया। अब नए पदार्थ से पुनः प्रारंभिक पदार्थ बनाना संभव नहीं होता। सामान्यतः मतलब अधिकतर संभव नहीं होता, एक दो अपवाद जरूर है। बाकी आप एक बार परिवर्तन हो गया रासायनिक परिवर्तन तो पुनः जो प्रारंभिक अवस्था में जो प्रारंभिक पदार्थ है वो नहीं बना सकते। इसका मतलब क्या हुआ, इससे एक रिजल्ट और आ गया कि ये जो परिवर्तन होता है वो स्थायी होता है। ये परिवर्तन स्थायी होते हैं। क्या होते हैं भाई, स्थायी होते हैं। ये परिवर्तन क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। अब देखिए ये परिवर्तन जब स्थायी हो गए हैं तो एक चीज और ध्यान दीजिए कि यहां हमने क्या कहा कि रासायनिक गुणों में संतन में परिवर्तन होता है, नया पदार्थ बनता है। नया पदार्थ प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होते हैं, इसके गुण बदल जाते हैं। प्रारंभिक अवस्था को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, सामान्यतः नहीं किया जा सकता। और परिवर्तन क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। तो ये फर्क होता है रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में। अब इसके एक उदाहरण की बात करते हैं। एक सामान्य सा उदाहरण कि ईंधन का जलना। जैसे लकड़ी है, लकड़ी में कार्बन होता है ठोस अवस्था में, और जब इसकी ऑक्सीजन से क्रिया होती है गैस से तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस बनती है। अब देखिए कार्बन लकड़ी एक अलग पदार्थ थी, ऑक्सीजन गैस एक अलग पदार्थ था। इन दोनों के बीच में बंध बने और उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। इसके एक अलग गुण है, अलग इसके गुण है, अलग ये इन दोनों से बिल्कुल अलग है। और ये जो पदार्थ बना है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या आप उससे वापस लकड़ी और ऑक्सीजन बना सकते हो? बिल्कुल नहीं बना सकते। इसका मतलब ये कैसा परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन है। अब याद रखिए जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं इन्हें ही रासायनिक अभिक्रियाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक परिवर्तनों को क्या कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रियाएं कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रियाएं कि रासायनिक परिवर्तन ही क्या कहलाते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। तो ये हमने पढ़ा, यानी अब हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे। इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब वही रासायनिक अभिक्रिया भी हो रही है। पदार्थों के बीच में रासायनिक परिवर्तन हो रहा है या रासायनिक अभिक्रिया एक ही बात है। तो रासायनिक परिवर्तन को हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के रूप में। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो तो प्रयोगशाला में होती है, प्रयोगशाला में या घर के अंदर या वास्तविक रूप से होती है। तो फिर हम इनको स्टडी कैसे करेंगे, हम इनका अध्ययन कैसे करेंगे? तो रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं, सूत्रों के रूप में, प्रतीकों के रूप में इसको कागज पर निरूपित करते हैं। और ये निरूपित करने का जो तरीका है वो कहलाता है रासायनिक समीकरण। तो अब हम पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण कैसे बनाते हैं, किस प्रकार बनती है, क्या होती है, ये सभी बातें। चलिए शुरू करते हैं हमारा नया टॉपिक रासायनिक समीकरण। हाँ जी, अब देखिए बात करते हैं रासायनिक समीकरण होती क्या है। तो रासायनिक समीकरण की अगर परिभाषा की बात करें तो मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी लिख रखी है, मैं पढ़ा देता हूं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, यानी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसको दर्शाने के लिए उसमें जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे पदार्थ है और उससे जो बनने वाले पदार्थ है, उन पदार्थों को अणुसूत्रों एवं प्रतीकों से प्रदर्शित किया जाता है। तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं।
क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जब पदार्थों को अणुसूत्रों यानी रासायनिक सूत्रों भी बोल सकते हो, रासायनिक सूत्रों एवं प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और उसको कागज पर लिखा जाता है, यानी पेपर पे आप उसे लिखते हो, बताते हो कि हाँ जी ये अभिक्रिया थी और इसको हम ऐसे निरूपित कर सकते हैं पेपर पर, तब हम उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसका मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया जो है ना वो तो एक प्रैक्टिकल कि प्रयोगात्मक रूप से होती है, लेकिन रासायनिक समीकरण क्या है, आपने जो प्रयोग किया है उसको आप थ्योरेटिकल यानी सैद्धांतिक रूप से कैसे बताओगे कि हाँ जी ये अभिक्रिया हुई है, तो वो जो है वो लिखने का तरीका होता है रासायनिक समीकरण। अब देखिए रासायनिक समीकरण जो है वो अणुसूत्रों एवं प्रतीकों के रूप में लिखी जाती है, तो इसका मतलब संक्षिप्त होगी, यानी आप एक बड़े से परिवर्तन को भाषा में न लिखकर प्रतीकों एवं चिन्हों के रूप में संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करते हो, तो उसे कहा जाता है कि आप रासायनिक समीकरण लिख रहे हो। चलिए बात करते हैं इसके बारे में कि रासायनिक समीकरण में होता क्या है। उदाहरण के तौर पर बात करें, लकड़ी या ईंधन का दहन। अब देखिए ये तो था एक रासायनिक अभिक्रिया, लकड़ी या ईंधन का दहन एक रासायनिक अभिक्रिया थी, लेकिन इसकी रासायनिक समीकरण कैसे लिखेंगे। आप जानते हो लकड़ी में क्या होता है, कार्बन का प्रतीक C, और हमारा ईंधन ठोस अवस्था में, इसलिए हमने ले लिया सॉलिड S ठोस अवस्था के लिए, प्लस इसकी जब दहन क्रिया, मतलब दहन क्रिया कब होती है, जब ऑक्सीजन गैस से ये क्रिया करेगा, ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में संपन्न होती है, तो ऑक्सीजन गैस से इसी क्रिया, और इससे बनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना दी हमने। यानी लकड़ी या ईंधन का दहन तो था रासायनिक अभिक्रिया, और हमने जो ये लिखी है इसको निरूपित करने के लिए ये है हमारी रासायनिक समीकरण। ये क्या है, रासायनिक समीकरण। एक और बात करते हैं, नंबर एक और उदाहरण, मैग्नीशियम फीते का दहन। मैग्नीशियम फीते का दहन। अब देखिए मैग्नीशियम फीते का दहन क्या होता है कि मैग्नीशियम एक धातु होती है ठोस अवस्था में, उसको लेते हैं, उसको जब जलाते हैं, जलाने का मतलब ऑक्सीजन से उसकी फिर क्रिया, तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड एक पदार्थ राख के रूप में मिलता है, वो पदार्थ होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो हमने लिख दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड ठोस अवस्था में एक पदार्थ प्राप्त होता है। देखिए अब इससे क्या पता चल रहा है कि मैग्नीशियम धातु का जब दहन करवाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक पदार्थ प्राप्त होता है जो ठोस अवस्था में होता है। तो ये तो था रासायनिक अभिक्रिया, हमने इसकी समीकरण प्रतीकों और अणुसूत्रों के रूप में इस प्रकार दर्शा दी। एक और उदाहरण की बात करें, अच्छा उदाहरण की बात करें, ये तो बड़ी आसान से उदाहरण थे। एक अच्छे उदाहरण की बात करें तो हम सभी जिससे चिर परिचित है श्वसन, जिसे आप कहते हो ना रेस्पिरेशन या श्वसन जो क्रिया है, श्वसन क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। कैसे, आप जानते हो हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज होते हैं। ग्लूकोज जो है वो हमारे शरीर में जाते हैं और उससे ऑक्सीजन क्रिया करती है, क्रिया करने के बाद उससे कार्बन डाइऑक्साइड, जल व ऊर्जा का निर्माण होता है। तो अब देखिए ये एक बड़ा लंबा सा प्रोसीजर हो गया अगर आप इसको देखोगे, और रासायनिक अभिक्रिया हमारे शरीर में हो रही है, लेकिन इसको रासायनिक समीकरण रूप में दर्शाया जा सकता है। कैसे, जैसे देखिए ग्लूकोज, श्वसन क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, और इससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस एटीपी ऊर्जा। आप इसे कैसे दर्शा सकते हो, इसको हम ऐसे दर्शाते हैं C6H12O6 प्लस 6O2 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एटीपी या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा के रूप में। देखिए ये तो था रासायनिक अभिक्रिया, श्वसन जो हमारे शरीर में हो रही थी, और हमने इसकी ये क्या लिख दी, रासायनिक समीकरण लिख दी। ये क्या लिख दी हमने, इसकी रासायनिक समीकरण लिख दी। ठीक है, C6H12O6 6O2 6CO2 6H2 और एटीपी ऊर्जा, यानी ग्लूकोज का जब ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है या ग्लूकोज का हमारे शरीर में जब दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल व ऊर्जा के रूप में एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल जो उनका निर्माण होता है। तो ये तो एक रासायनिक अभिक्रिया थी और हमने इसको समीकरण के रूप में ऐसे दर्शा दिया, ये होती है रासायनिक समीकरण। अब देखिए ये जो पदार्थ है ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं,
और इन पदार्थों से मिलकर ये पदार्थ बन रहे हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया इनके बीच में हो रही है और इनसे ये बन रहा है। ठीक है, तो यहां ये जो पदार्थ है इन्हें कहा जाएगा अभिकारक, अभिकारक। और ये जो पदार्थ बन रहे हैं इन्हें कहा जाता है उत्पाद। क्या कहा जाता है? उत्पाद। इन्हें तो कहा जाता है रिएक्टेंट्स और इन्हें कहा जाता है प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स। तो ये तो हो गए हमारे अभिकारक और ये हो गए उत्पाद। अब अभिकारक की क्या परिभाषा होगी सर? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो तीर के निशान के बाईं ओर लिखे जाते हैं, तीर के निशान के बाईं ओर लिखे जाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। तथा रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले पदार्थ जो तीर के निशान के दाईं ओर लिखे जाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। तो ये होगी इनकी परिभाषाएं। हमेशा याद रखिए कि जो तीर का निशान है उसकी दिशा अभिकारक से उत्पाद की ओर रहती है। किस तरफ? अभिकारक से उत्पाद की ओर। तो ये रासायनिक समीकरण के बारे में हमने पढ़ा। अभिकारक की परिभाषा में एक बार दोबारा बोल देता हूं कि अभिकारक क्या होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो तीर के निशान के बाईं ओर लिखे जाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले पदार्थ जो तीर के निशान के दाईं ओर लिखे जाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, जो तीर का निशान है किसी भी रासायनिक समीकरण में, तीर के निशान की जो दिशा है वो हमेशा अभिकारक से उत्पाद की ओर रहती है। किस तरफ रहती है? अभिकारक से उत्पाद की ओर। तो ये रासायनिक समीकरण को हमने एक सामान्य परिचय उसका लिया। अब हम पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण को अच्छे से लिखने का तरीका क्या होता है, रासायनिक समीकरण के लिखने के चरण क्या होते हैं। तो ये आज हमने इंट्रोडक्शन कर दिया है, कल हम इस लेसन को और ज्यादा पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।